सभी को नमस्कार। हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने मार्क्सन फार्मा को कवर करने के लिए बोला है। तो अभी रिसेंटली जैसे कि मैंने फार्मा सेक्टर का और एक और फार्मा के शेयर को डिटेल एनालिसिस किया था, तो मुझे लगा कि एक और फार्मा के शेयर को अभी क्यों एनालाइज किया जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई ने बोला करने का तो करने का, पागल है क्या? चल। तो चलिए मार्क्सन फार्मा को आज हम रिव्यू करेंगे और ये काफी इंटरेस्टिंग इसकी भी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। सो पहले तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने ये जो फार्मा सेक्टर का एनालिसिस वीडियो मैंने बनाया था कुछ दिन पहले, ये आपने चैनल पे जाके जरूर देख लिया होगा। सबसे पहले हमें कंपनी को समझना चाहिए कि वो फार्मा वैल्यू चेन में कहां बैठती है, ताकि हमको उस कंपनी को समझने में ज्यादा आसानी हो। तो देखिए, हमने बात करी थी कि अलग अलग तरह की फार्मा कंपनीज होती हैं जो फार्मा वैल्यू चेन में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाती है। तो आज जो हम मार्क्सन फार्मा की बात करने वाले हैं, ये एक जेनरिक फार्मा कंपनी के कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है, और जो फाइनल फॉर्मुलेशन बनाता है। अभी तक के इनका जो डोमेन है वो इसी सेगमेंट में है। इसी बेसिस पे हम उसको आगे जाके एनालाइज करेंगे। फ्यूचर आउटलुक भी हम देखेंगे कि क्या ये और अपने आप को वर्टिकली इंटीग्रेट करना चाहते हैं, यानी कि और अलग अलग फार्मा वैल्यू चेन में एक्सपैंड करना चाहते हैं क्या, ये भी इस कंपनी के लिए जानना इंटरेस्टिंग होगा। सो जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि मार्क्सन जो है वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और हम ये समझ चुके हैं कि दे आर इनटू फॉर्मुलेशन बिजनेस। वो एक फाइनल प्रोडक्ट फार्मा का बनाते हैं। पर्टिकुलरली अब हम अगर बात करें तो किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये बनाते हैं ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर ड्रग्स, और कुछ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी। ये चीज भी हमने सेक्टर एनालिसिस के वीडियो में समझा था कि किस तरह से प्रोडक्ट मिक्स को देखा जाता है। क्या वहां पे किसी उस कंपनी के पास अगर वो कोई जेनरिक कंपनी है तो क्या उसके पास ब्रांडेड जेनरिक्स है या कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स है, या फिर उसके पास किसी तरह का ओवर द काउंटर ड्रग्स यानी कि ओटीसी ड्रग्स हैं। सो ओटीसी ड्रग्स का मतलब होता है ऐसी दवाइयां जिनके लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती, आप खुद जाकर के उन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो। जैसे कि विक्स वेपोरप हो गया, फास्ट रिलीफ ऑइंटमेंट हो गया, तो ये सारे प्रोडक्ट जो आप खुद खरीद लेते हो वो ओटीसी ड्रग्स कहलाते हैं। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग यानी कि जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन यानी कि डॉक्टर जब लिखेगा तभी आप वो दवाइयां खरीद सकते हो, तो वो होते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। तो ये दोनों ही कैटेगरी में इनका एक पोर्टफोलियो है। और उसमें भी अगर देखा जाए तो ऑन्कोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एंटी डायबिटिक, एंटीबायोटिक, कार्डियोवास्कुलर, ये जो कैटेगरीज हैं ये सारे प्रिस्क्रिप्शन कैटेगरीज के ड्रग्स होंगे। यहाँ पे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगता है। पेन मैनेजमेंट की जो कैटेगरी है ये ओटीसी कैटेगरी में आता है, और कुछ गायनेकोलॉजी का भी इनके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं। सो यहाँ पे अगर हम इनके प्रोडक्ट मिक्स को समझे तो देखिए, पेन मैनेजमेंट जो इसकी कैटेगरी है वहां से इनको 44% का रेवेन्यू आता है, यानी कि ये इनका सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट सेगमेंट है। फिर उसके बाद अदर्स में कुछ है 14%, कफ एंड कोल्ड्स में यहाँ पे उनको 14% है। कार्डियोवास्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कुछ 8 और 9% है, यानी कि ये होंगे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। इसी वजह से आप देख पाओगे कि जो इनके ओटीसी सेगमेंट की कैटेगरी है वहां से 74% रेवेन्यू आता है, और वही जो प्रिस्क्रिप्शन आरएक्स यानी कि प्रिस्क्रिप्शन कैटेगरी, यहाँ पे उनको 25-26% का यहाँ से रेवेन्यू आता है। तो देखा जाए तो इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है ये मोर ओवर एक ओटीसी कैटेगरी में फॉल करने वाले प्रोडक्ट्स, ये एक एफएमसीजी कंपनी की तरह देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं ये फार्मेसी के जो आउटलेट्स में जो काउंटर होते हैं वहां पे ये प्रोडक्ट्स रखे रहते हैं, या इवन आपको ये प्रोडक्ट्स कई बार आपको सुपरमार्केट्स में या आपको रिटेल शॉप्स में भी मिल जाएंगे। तो इनकी जो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो एक एफएमसीजी प्रोडक्ट की तरह होना चाहिए, ना कि जैसे कि रेगुलर फार्मा के प्रोडक्ट का सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब अगर हम इनका जियोग्राफिकल आउटरीच देखें तो नॉर्थ अमेरिका में इनका 44% के करीब का रेवेन्यू आता है, वेरी स्ट्रॉन्ग, और यूरोप में इनका 41% रेवेन्यू आता है, और फिर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे इनको 11% आता है। यानी कि अगर आप देखोगे तो जो मेजर बिग कंट्रीज एंड जियोग्राफीज हैं वहां से इनको ऑलमोस्ट 97% तक के अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का मिलाकर के इनका पूरा पोर्टफोलियो आता है। यानी कि पूरी तरह से ये कंपनी को आप ऐसा समझ सकते हो कि ये पूरा प्रोडक्ट जो भी ये बनाते हैं ये सारा कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 97% इनका एक्सपोर्ट हो रहा है। अब ये अदर्स में भी अगर देखा जाए तो 3.4% के कुछ है, तो इसमें कुछ इंडिया भी हो सकता है, कुछ अदर कंट्रीज भी हो सकते हैं, लेकिन जो इनका मेजर आप देख सकते हो पोर्शन जो है वो पूरी तरह से एक्सपोर्ट में इनका पूरा फोकस रहा है। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि इनका जो मेजर फोकस रहा है ये पूरी तरह से एक्सपोर्ट फोकस रहे हैं, और ये ऐसा क्यों कर पा रहे हैं इसके पीछे हमको इनका पूरा जो बिजनेस मॉडल है और जिस तरह से इनकी स्ट्रैटेजी है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सो मार्क्सन को यहाँ पे हमें समझने के लिए ना हमको थोड़ा सा हमारे पैटर्न से हटके हम यहाँ पे इसकी कंपनी की हिस्ट्री को ज्यादा समझेंगे, ना कि इनके नंबर्स को, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2001 में मार्क्सन जो है वो ग्लेनमार्क फार्मा का एक फुल्ली ओन सब्सिडरी की तरह इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये ग्लेनमार्क फार्मा का एक पार्ट हुआ करता था। फिर 2003 में यानी कि ऑलमोस्ट 2 साल के बाद जो ये है ग्लेनमार्क लेबोरेटरी से स्पन ऑफ हो गया था, यानी कि सेपरेट आउट हो गया था। उसके बाद से ये एक सेपरेट एंटिटी की तरह काम करने लगा, और अब ये बन गया है मार्क्सन फार्मा लिमिटेड इन 2003, यानी कि अब ये ग्लेनमार्क फार्मा से पूरी तरह से अलग है। इसके बाद इस कंपनी ने शुरू किया एक्विजिशन करना। 2005 में इसने एक्वायर किया नोवा फार्मास्यूटिकल्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसकी वजह से ये ऑस्ट्रेलिया में अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा पाए। इसकी डिटेल्स हम थोड़ी देर में समझेंगे। 2007 में जस्ट 2 साल बाद इन्होंने एक्वायर किया बेल्स एंड सन ड्रगिस्ट लिमिटेड को, और सेम ईयर इन्होंने रेलॉन कैम्प को भी
एक्वायर किया। तो दो कंपनियों को यहाँ पे एक्वायर किया। फिर 2008 में इन्होंने अपने आप को ग्लोबली एक ग्लोबल प्लेयर की तरह एस्टैब्लिश कर दिया, यानी कि अब इनके सेल्स जो थे 2008 में ग्लोबली आने लगे, ऑस्ट्रेलिया से और यूएस से। उसके बाद 2015 में यूएसए में अगेन इन्होंने एक और एक्विजिशन किया जिसका नाम था टाइम कैप लैबोरेटरीज। इसको भी डिटेल में समझेंगे, इससे इनके यूएसए में और ज्यादा आउटरीच बढ़ गया। फिर उसके बाद 2022 में इन्होंने एक्वायर किया एक्सेस हेल्थ केयर दुबई में। ठीक है, यहां से इनका मिडिल ईस्ट एरिया का और जो दुबई का रीजन है वहां से इनको इनके फुटप्रिंट्स यहां पे बढ़ गए। और 2023 में वेरी रिसेंटली इन्होंने टेवा फार्मा का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है गोवा में उसको एक्वायर कर लिया। इसको भी डिटेल में समझेंगे कि इसके पीछे की क्या स्ट्रेटजी है। तो आप देख पा रहे हो इस कंपनी ने 20 सालों में 4 एक्विजिशन किए अलग अलग जियोग्राफी में, और फिर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का एक्विजिशन किया इंडिया में। सो ये काफी स्ट्रेटेजिक इन नेचर है। इसको अब हम समझते हैं इनकी स्ट्रेटजी क्या थी इसके पीछे। सो कंपनी के यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी रही है उसको बहुत अच्छे से समझने के लिए जरूरी हो जाएगा इनके एक्विजिशन को समझना। तो जो 2005 में इन्होंने नोवा फार्मास्यूटिकल्स को एक्वायर किया था, वहां पे 60% स्टेक्स इन्होंने एक्वायर किए थे। ये एक ऑस्ट्रेलियन मार्केटिंग कंपनी है जो कि ओटीसी और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है ऑस्ट्रेलिया में। अब यहाँ पे अगर जो देखा जाए तो इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे काफी रोबस्ट थे। इनका जो प्रेजेंस था, उनकी वहां की जो टॉप फार्मेसी कंपनी, वहां पे जो टॉप फार्मेसी और जो टॉप जो मेजर चेन स्टोर्स थे वहां पे इनका प्रेजेंस काफी अच्छा था। इनके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनरिक्स एंड ओटीसी प्रोडक्ट काफी अच्छे थे। तो जैसा कि मैंने बोला कि आपको ये प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उन रिटेल चेन्स में और फार्मेसी के चेन्स में, उस तरह का आपका यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी यहाँ होनी चाहिए। और यहाँ पे ये कंपनी में जो एडवांटेज था वो ये था कि ऑस्ट्रेलिया में ये कंपनी काफी स्ट्रांगली मार्जिन के साथ अच्छा इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। और उस समय कंपनी के पास 100 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो ऑलरेडी पोर्टफोलियो में थे, जिनमें से ऑलरेडी 25 प्रोडक्ट्स जो थे वो टीजीए यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की अप्रूवल्स होती है वो होना बाकी था। तो इसके एक्विजिशन की वजह से मार्क्सन फार्मा को अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में उतारने का मौका मिला। नेक्स्ट इन्होंने 2008 में बेल सन्स एंड को एक्वायर किया था, जो कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में ये एस्टैब्लिश्ड है। यहाँ पे जो बेल हेल्थ केयर है इनके पास मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस था, इनके पास खुद के ओन ब्रांड्स थे और कुछ सर्टेन कस्टमर्स के लिए ये मैन्युफैक्चरिंग करते थे, और ये अपना प्राइवेट लेवल बना करके वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में यहाँ पे यूके में बेचते थे। अब इनके सेगमेंट की अगर हम बात करें तो दे वर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्रांडेड कफ लिक्विड्स, यानी कि यहाँ पे इन्होंने कफ के सेगमेंट में इनके एक तरह से प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो गया। सेकंड, ये जियोग्राफिकली यूके में एक्सपैंड हो गए। इस कंपनी के पास मोर देन 200 ओवर द काउंटर ड्रग्स थे, जिनका यूके से रिलेटेड जितने भी अप्रूवल्स थे वो उनके पास फुल्ली अप्रूव्ड थे। और जो इनके थेरेपी एरियाज की बात करें तो कफ एंड कोल्ड में, पेन मैनेजमेंट में, जीआई, विटामिन, पैलेटिव हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड ऑयल्स, यहाँ पे इनके पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड थे। सो इस एक्विजिशन के बाद मार्क्सन फार्मा को अपॉर्चुनिटी मिली यूके में अपने आप को एक्सपैंड करने की। फिर सेम ईयर 2000 में रेलॉन कैम करके एक और कंपनी थी जिसको मार्क्सन ने एक्वायर किया। यहाँ पे इस प्रोडक्ट के पास जो स्पेशलिटी थी वो ये थी कि ये ओन लेबल प्रोडक्ट बनाता था थेरेपी एरियाज में, जैसे कि एंटी डायबिटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कैंसर एंड एंटी अल्सरेटिव, एंटी एलर्जिक हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स, पेन रिलीफ। अब आप देख सकते हो कि जब ये यूके में इन्होंने 2 एक्विजिशन किए 2008 में, तो एक इनके ओटीसी प्रोडक्ट्स में इनका पोर्टफोलियो एक्सपैंड हुआ। फिर इसके बाद ये यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में इनका पोर्टफोलियो एक्सपैंड हुआ, और इसकी वजह से ये पूरी तरह से यूके में अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाए। इसके बाद मार्क्सन फार्मा स्ट्रेटेजिकली इन्होंने एक्सपैंड किया टाइम्स कैप लैब को एक्वायर करके 2015 में। ये जो कंपनी है ये यूएस मार्केट में इनका प्रेजेंस है, और इसकी वजह से इनको एडवांटेज मिला अपने आप को यूएस मार्केट में एक्सपैंड करने का। और यहां से इस कंपनी में भी इनके पास हर तरह के ओटीसी प्रोडक्ट्स और प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स थे, अगेन पेन मैनेजमेंट, कफ एंड कोल्ड, डाइजेस्टिव एलर्जी एंड सीएवीएस एंड सीएनएस सेगमेंट में। तो इसकी वजह से अब कंपनी धीरे धीरे यूएस में एक्सपैंड होने लगी, और ये चीज आप इसके शेयर के परफॉर्मेंस में भी देखोगे कि 2015 के बाद से जो अपटेक आया है रेवेन्यू में और ईपीएस में वो काफी स्ट्रांग देखने को मिला है। फिर इसके बाद 2022 में मार्क्सन ने एक्वायर किया 100% ऑफ स्टेक एक दुबई बेस्ड एक्सेस हेल्थ केयर फॉर मेडिसिनल प्रोडक्ट एलसीसी। एक्सेस हेल्थ केयर करके कंपनी है, उसको 100% यहाँ पे 100% स्टेक यहाँ पे मार्क्सन ने एक्वायर कर लिया था। अब इसकी वजह से कंपनी एक्सपैंड कर गई यूएई में, दुबई और मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका रीजन में अब इनके पास एक प्रेजेंस हो गया है, और ये लोकली वहां पे अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखोगे तो इन्होंने मल्टीपल जियोग्राफी में धीरे धीरे पिछले 10-20 सालों में ये एक्सपैंड किए हैं और अपने प्रोडक्ट को उन मार्केट में उतारा है। अगर आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो इनके एक्विजिशन पूरी तरह से अदर कंट्रीज में रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, फिर यूएस हो गया, अगर ये कंपनी और फिर यूएई हो गया। अगर ये कंपनी इंडिया में एक्वायर करती और इंडिया में ही मार्केट प्रोडक्ट को सेल करती तो एक अलग स्ट्रेटेजी समझी जाती, बट इनका पूरा फोकस रहा है कि हम बाहर जाके बाहर की कंपनियों को एक्वायर करें और उन मार्केट में अपने आप को पेनिट्रेट करके सेल करें। तो ये एक तरह से काफी एक्सपोर्ट ड्रिवन और कह सकते हैं कि डेवलप्ड कंट्री ड्रिवन स्ट्रेटेजी रही है। अब जो रिसेंटली इनकी एक एक्विजिशन हुई है वो हुई है टेवा फार्मा इंडिया में। अब टेवा फार्मा जो है एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है जो जेनरिक्स बनाती है।
इन्होंने अपना एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो थी उसको बेचा और यहां पे मार्क्सन ने उसको एक्वायर कर लिया। ठीक है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ये इंडिया में। अब अगर आप यहां पे देखोगे तो जितने भी फॉरेन एक्विजिशन रहे हैं वो या तो मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन ड्रिवन रहे हैं, लेकिन इंडिया में जब इन्होंने एक्विजिशन किया, इंडिया में इन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को एक्वायर किया। अब अगर आप यहां पे एक बिजनेस स्ट्रेटजी समझो तो ये देखिए कि ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि हम इंडिया में बनाएं, और फिर मार्केटिंग और सेल्स ये फॉरेन की जो कंपनीज है जिनको इन्होंने एक्वायर किया हुआ है उसके थ्रू ये मार्केटिंग एंड सेल्स करें। अगर स्ट्रेटेजिकली बात करें तो ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं और बेचना पूरा बाहर चाहते हैं। ये इनकी स्ट्रेटजी में काफी क्लियर दिखता है। और ये जो एक्विजिशन है ये बहुत रीसेंट रहा है, अक्टूबर 22 में इनका एक्विजिशन हुआ है। अभी धीरे धीरे इसका एक्विजिशन में टर्न अराउंड होना बाकी है। हम इनके कॉन्फ्रेंस कॉल में जाकर के देखेंगे कि इस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से जो इनको अब अर्निंग आना शुरू हुई है वो किस तरह की है और यहाँ पे किस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। अगर हम मार्क्सन फार्मा की स्ट्रेटजी को समराइज करें तो क्लियरली ये समझ में आता है कि इनका जो पोर्टफोलियो है वो ओटीसी ड्रिवन है। उसके बाद इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो इनकी फैसिलिटीज है वो अप्रूव्ड है एफडीए यानी कि यूएस, पीजीए यानी कि ऑस्ट्रेलिया, एमएचआरए यानी कि यूके। ये मल्टीपल जियोग्राफी से इनके पास अप्रूव्ड फैसिलिटी है और इनके बाद ये पूरा जो इनका मैन्युफैक्चरिंग होती है इसको ये एक्सपोर्ट करते हैं रेगुलेटेड मार्केट में। इनका पूरा फोकस है यूएसए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। ठीक है, और फिर इसके बाद ये आरएनडी कैपेबिलिटीज में भी काफी स्ट्रांग है। और नेक्स्ट इनके जो स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स हैं उनमें स्पेशली है कि ये आगे जाकर के एएनडीए फाइलिंग करेंगे और मार्केटिंग ऑथराइजेशन को फाइलिंग करेंगे यूएस, यूरोप में, ताकि ये नए नए फॉर्मुलेशंस बना सकें। बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे फॉर सस्टेनेबल मार्जिन डेवलपमेंट थ्रू सीडीएमओ स्ट्रेटजी। ये पॉइंट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिनट लूंगा। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इसके लिए हम वापस से फार्मा वैल्यू चेन के वीडियो में जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि जब आप फार्मा वैल्यू चेन में पीछे की तरफ जाकर के काम करने लगते हो वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहा जाता है। यानी कि अभी ये कंपनी जेनरिक फॉर्मुलेशन बनाती है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब है ये अब एपीआई बनाने का काम के बारे में सोच रही है। ठीक है, अब ये एपीआई ये या तो खुद के लिए बना सकते हैं या किसी और के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमने बहुत अच्छे से समझी थी। यानी कि अब ये सीएमओ या सीडीएमओ हम कह सकते हैं, इस बिजनेस में एंट्री करने का इनका एक इनिशिएटिव है। सेम चीज यहां पे ये बोल रहे हैं कि दे वांट टू गो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जिससे कि इनको सस्टेनेबल मार्जिन डेवलपमेंट मिलेगा। तो ये बात यहाँ पे भी एक चीज समझने वाली बात होगी कि अभी इनके मार्जिन कितने हैं, और अगर ये इस बिजनेस में घुस जाते हैं और एक सस्टेनेबल एपीआई बिजनेस बना लेते हैं तो इनका मार्जिन भी काफी हद तक के स्टेबल हो जाएगा। तो उसको भी हम आगे जाकर के इनके नंबर्स में देखने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टिंग इन न्यू लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहते हैं। सप्लीमेंट ग्रोथ थ्रू एक्विजिशन, आगे और फ्यूचर में इसी तरह के एक्विजिशंस करना चाहते हैं। एंड कंटिन्यू द प्रोडक्ट लॉन्चेस थ्रू हेल्दी प्रोडक्ट पाइपलाइन, और आगे जाकर के फ्यूचर में अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं। सो देखा जाए तो इनकी आपको अभी तक के इस कंपनी का जो टॉप माइंडसेट है वो आपको समझ में आ गया होगा कि ये फार्मा कंपनी तो है बट ये किस तरह से अपने आप को डेवलप कर रही है, किस डायरेक्शन में अपने आप को लेके जा रही है। डिसिप्लिन इन्वेस्टर के तरीके से सोचिए। नंबर्स वगैरह जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, जो इनके प्राइस टारगेट्स हैं, वो तो सब हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर की तरह अगर आप सोचोगे तो आपको कंपनी का एकदम नस पकड़नी होती है, उनकी नर्व पकड़नी होती है कि वो किस तरह से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में अपने आप को लेके जा रहे हैं। तो अभी जो मैंने बात करी वो पूरा आपको इस कंपनी का पूरा माइंडसेट और उनकी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करती है। ये सेगमेंट अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब शेयर एनालिसिस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बट अभी स्टिल ये एक मिड कैप कैटेगरी में नहीं फॉल करेगी। सो एक तरह से देखा जाए तो हाँ, एक रिस्क इन्वॉल्व है यहाँ पे, उसी हिसाब से हमको इसको स्टडी करना चाहिए। स्टॉक का पी चल रहा है 31, जो कि इंडस्ट्री का पी यानी कि फार्मास्यूटिकल का इंडस्ट्री का पी ऑलमोस्ट 30 के अराउंड चल रहा है। तो देखा जाए तो ये अपने इक्वल रेंज में है, कोई ज्यादा वैल्यूएशन इसका हाई नहीं लगता। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन एक्विजिशन काफी स्ट्रॉग है, 20 एंड 16%। रिजर्व 2000 करोड़ का रिजर्व है और 200 करोड़ का डेट है, तो काफी अच्छा रिजर्व टू डेट रेशियो भी है। और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 21% है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम कंसीडर कर सकते हैं, मैं बताऊंगा क्यों आगे जाके। तो अगर हम यहाँ पे इसके चार्ट पैटर्न को देखो तो 2002 के अराउंड ये जो स्टॉक है वो लिस्ट हुआ था एंड एक अच्छा पीक बना था 2007 में और फिर 2008 में। लेकिन देखा जाए तो ये अपने टॉप से एक टाइम पे 2013 के टाइम पे ये काफी ऑलमोस्ट 89% तक के फॉल था। अगर हम उस समय से स्टॉक के शेयर को देखते तो ये काफी डाउन ट्रेंड में होता, लेकिन उसके बाद से जो कि 2015 में एक्विजिशन हुआ था एंड देन जो कि हमने अभी समझा किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में एक्विजिशन हुआ, फिर यूके में एक्विजिशन हुआ, फिर यूएस में एक्विजिशन हुआ, तो ये जो अपटेक आया है ये उसी सेल्स की वजह से आया होगा, ये हम समझ सकते हैं। और फिर उसके बाद एक अगेन एक डाउन ट्रेंड देखा गया है। अब ये जो डाउन ट्रेंड रहा है ये काफी हद तक के अगेन ईपीएस में डिक्लाइन हुई होगी, प्रोडक्ट उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे एंड देन उसके बाद से हम देख सकते हैं कि किस तरह से शेयर जो है पूरी तरह से अब अपसाइड में आ चुका है। तो ये एक पैटर्न हम देख सकते हैं कि एक स्मॉल कैप का इस तरह का पैटर्न होता है, अप एंड डाउन चलता है। और अगर हम इसके ईपीएस को स्टडी करें तो ईपीएस में भी सेम पैटर्न दिखेगा आपको। 2014-15 में एक काफी अच्छा ईपीएस आता था जो कि 17-18 में डिक्लाइन हो गया था। अब ये कोई ऐसे प्रोडक्ट रहे होंगे या कोई अप्रूवल्स रहा होगा जो बाद में जाके एक्सपायर हो गया होगा या डिसकंटिन्यू हो गया होगा एंड उसके बाद से लेकिन जो इसने ईपीएस को पिक किया है अब ये काफी अच्छे ईपीएस देना शुरू कर दिया है 2018 के बाद से। तो
ये इनकी जो अभी, अगर हम इसके 2018 के पहले की परफॉर्मेंस को इग्नोर कर दें तो ये कंपनी काफी स्ट्रांगली परफॉर्म कर रही है, और इसके पीछे पूरा रीजन रहा है यूके और यूएस में जो इन्होंने एक्विजिशन किया है। अब यही एक्विजिशन कंटिन्यूअसली स्ट्रांग परफॉर्मेंस अगर देता रहेगा, जो कि हम कॉन्फ्रेंस कॉल में जाकर के समझने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली फिर कंपनी यहां से काफी स्ट्रांग लगती है। अगर हम इसके सेल्स एंड मार्जिन को देखें तो देखिए इनके जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थे 2018 के पहले 47-35% हुआ करते थे, और इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8% के अराउंड हुआ करते थे। और 2018 के बाद जब से इसने परफॉर्मेंस करना शुरू किया है, और अभी रिसेंटली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 55% चले गए हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% है। ये दो नंबर को याद रखिएगा, बिकॉज हम कॉन्फ्रेंस कॉल में इसी को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की कमेंट्री निकल के आ रही है। अगर हम पीयर कंपैरिजन करें तो देखिए जो इसका पी है अभी 31 का, ये अपने पीयर ग्रुप में काफी कंफर्टेबल लेवल पे दिखता है, ठीक है, जो कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो फॉर्मुलेशन फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं उनका एक एवरेज 30 के अराउंड होता है। मार्क्सन का वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल लगता है, कोई प्लेजिंग नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग 44% के अराउंड है, और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 21% है। ये भी मैंने बोला था कि हम इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए पीयर ग्रुप में तो ये मुझे कम लगता है, क्योंकि यहाँ पे टोरेंट, अजंता, ग्लैंड फार्मा, एरिस, ये कंपनीज हैं जो कि और ज्यादा स्ट्रांग और ब्रांडेड जेनरिक्स बनाते हैं, ठीक है, जबकि मार्क्सन फार्मा ओटीसी बनाती है, इनके ब्रांडेड जेनरिक्स कम है। इसका जो बेस्ट कंपैरिजन होगा वो होगा अमृतांजन हेल्थ, ठीक है, ये कंपनी को आपने सुना होगा, ये ओटीसी प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है, और इसी वजह से इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है हमको इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% अभी चल रहे हैं, और हिस्टोरिकली अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे तो वो भी करीब अराउंड मैक्सिमम 20%, वो भी अराउंड 20% के अराउंड होते थे। तो इस वजह से देखा जाए तो मेरे को मार्क्सन का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कंफर्टेबल लगता है। अब अगर हम पीएनएल की बात करें तो देखिए अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2000 करोड़ का इन्होंने टॉप लाइन टच किया है, ठीक है, उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 21% है, एंड नेट प्रॉफिट 300 करोड़ आया है, ठीक है, जिसकी वजह से ईपीएस ऑलमोस्ट 7 के अराउंड आता है। तो अगर ये जो टॉप लाइन अगर आप देखोगे तो एक कंसिस्टेंट टॉप लाइन ग्रोथ आपको दिख रही है 2015 के बाद से। तो ये जो इनकी ग्रोथ है पिछले 10 सालों में, 2014 से लेकर 2024, यानी कि जो पिछले 10 साल की जो इनकी सेल्स ग्रोथ है वो 13% से ग्रो कर रही है, ठीक है। सो ये एक सेल्स ग्रोथ काफी कंसिस्टेंट मानी जाएगी, और उसी की वजह से प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख सकते हो 16% है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ है। हालांकि पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 22% रहा है, और 5 ईयर्स में 33% रहा है, क्योंकि इनके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बीच में इन्होंने हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए थे। सो देखा जाए तो इनके जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है सेल्स और प्रॉफिट में वो क्लियरली यहां दिख रहा है। लेकिन स्टॉक के प्राइस को अगर आप देखोगे तो स्टॉक का प्राइस पिछले एक साल में 100% जा चुका है, 3 ईयर्स में 50% जा चुका है, 5 ईयर्स में 74% जा चुका है। सो जितना इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ की है उससे कहीं ज्यादा प्राइस में मूवमेंट यहां देखा जा रहा है वेरी क्लियरली। इसको भी हम आगे जाकर के कंपेयर करेंगे कि प्राइस इनका किस तरह से स्टैंड कर रहा है, क्योंकि अगर इनमें हिस्टोरिकली स्ट्रांग ग्रोथ आ चुकी है तो फ्यूचर में इतनी स्ट्रांग ग्रोथ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते अगर सेम प्रॉफिट ग्रोथ रही तो। इस सेगमेंट में हम लास्ट अगर बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देखोगे कि काफी कंसिस्टेंट रहा है जो प्रमोटर रहा है, ठीक है, 48% से 43% के अराउंड पिछले 2 सालों में। लेकिन जो एफआईआईज हैं काफी स्ट्रांगली यहाँ पे ग्रो किए हैं, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलरली एफआईआई सेगमेंट है इसमें आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो शार्प ग्रोथ आई है 4% से 15% की दिसंबर 22 एंड मार्च 2023 में, इसमें ऑर्बिमेड एशिया आईवी मॉरिशस लिमिटेड का एक बहुत बड़ा एफआईआई इनपुट आया है। अब ये कौन है? सो ऑर्बिमेड जो है वो प्राइवेट बैंकिंग कंपनी है, अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म है। ये कंपनियों में अपने स्टेक्स बढ़ाती है, यानी कि एक एफआईआई की तरह कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करती है। ये चीज को डिकोड करने के लिए आप यहां से समझिए कि एक अमेंडमेंट हुआ था, ऑर्बिमेड एशिया जो इनका एक सब्सिडरी है उन्होंने इस कंपनी पे 15% की इक्विटी स्टेक्स खरीदी थी, और इसकी वजह से आपको यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्बिमेड का आपको यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिख रहा है। अब बात यह आ जाती है कि ये जो हैवी वेट आप देख पा रहे हो 18% एफआईआईज, उसमें 10% सिर्फ अकेला एक एफआईआई इन्वेस्टर है ऑर्बिमेड। कल को अगर इनका मूड ये हो गया कि हमें अपने स्टेक्स बेचने हैं और ये एक स्मॉल कैप है, तो थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है कि इतना बड़ा स्टेक लेके रखा है एक कंपनी, तो कभी अगर इसने अपने शेयर्स को बेचना शुरू किया तो ये बहुत इसमें बड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, इस न्यूज को ट्रैक करना पड़ेगा, इनके जो पैटर्न है ऑर्बिमेड के उनको समझना पड़ेगा। अदरवाइज देखा जाए तो डीआईआईज के जो शेयर्स है वो 3% के अराउंड है, वो काफी स्टेबल है, एंड पब्लिक यहाँ पे 33% है। यहाँ पे मैं एक कमेंट दूंगा कि कभी भी कोई भी स्मॉल कैप होता है, मैं हमेशा टारगेट करता हूं कि 45% से ज्यादा पब्लिक होल्डिंग ना हो उस स्मॉल कैप शेयर में, बिकॉज वो प्रॉब्लमेटिक कभी भी हो सकता है, इसलिए जितना कम हो उतना बेटर है। अब अगर आप मेरे को यही बोलते कि अगर जून 2022 में इस शेयर को इवैल्यूएट करो, तो जो कि इस समय 46% पब्लिक की होल्डिंग थी, मैं इस शेयर को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता। अब जो कि ये जो शिफ्टिंग हुई है शेयर होल्डिंग पैटर्न की, वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि पब्लिक से हट करके एफआईआईज की तरफ बढ़ी है, और थोड़ी सी प्रमोटर से भी एफआईआईज की तरफ शेयर्स आए हैं। तो अब जो पब्लिक की होल्डिंग है वो 33% है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को कंफर्ट है एज कंपेयर टू जून 22। तो मैं इस तरह के कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं जो मैं इन्वेस्टिंग में फॉलो करता हूँ।
सो मुझे लगा यहाँ पे मुझे वो चीज़ कमेंट करनी चाहिए। सो अब नेक्स्ट सेगमेंट में चलिए हम कवर करते हैं कॉन कॉल्स की, बिकॉज प्राइस को सेट करने से पहले ज़रूरी होगा कि हम ये समझ लें कि किस तरह की यहाँ पे मैनेजमेंट की गाइडेंस है। एंड उसी क्योंकि मुझे प्राइस का जो मूवमेंट लगता है, जैसा कि मैंने बात करा, पिछले 3-5 सालों में काफ़ी बड़ा मूवमेंट हो चुका है। सो यहाँ से कितना शार्प मूवमेंट आएगा ये हमें कॉन्स कॉल में ही समझना पड़ेगा। सो मैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस यहाँ पे पिक करूंगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रहा है कि अभी जो इनका जो ग्रोथ रही है पिछले कई सालों में वो काफी स्ट्रांग रही है। कह सकते हैं कि 20-22% से जो टॉप लाइन सेल्स वो ग्रोथ होती थी, बट क्या अब हम वी हैव मूव डाउन टू 12%, क्या हमारी जो ग्रोथ है वो 12% के अराउंड आ गई है, ये क्वेश्चन रहा है। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट कमेंट मार्क सल्धाना, इनका कहना है कि यस, हम यहाँ पे काफी यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 से 12% की ग्रोथ यहाँ से होगी, क्योंकि अब ये बहुत बड़ी कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है। एक बड़ी कंपनी को उसी पेस पे ग्रो करना हमेशा आसान नहीं होता। इस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं हम हमारे सेल्स ग्रोथ को स्टडी करने में। सो यहाँ पे अगर आप सेल्स ग्रोथ देख सकते हो कि जो सेल्स ग्रोथ 17% 18% की हो रही थी, अब ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 12-13% की ही ग्रो करेगी आगे जाके। ठीक है, सो ये चीज आपको समझने की होती है। सो नेक्स्ट अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था तेवा प्लांट को लेकर के, जो अभी इनका एक्विजिशन है गोवा में। ठीक है, ये एक इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि इन्होंने 22 के अराउंड अनाउंस किया था, 23 के अराउंड इन्होंने एक्वायर किया था। उससे रेवेन्यू आना शुरू हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा कुछ रेवेन्यू आना शुरू हुआ है, और आगे आने वाले क्वार्टर में, यानी कि सितंबर अक्टूबर वाले दिसंबर के क्वार्टर में इससे स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। अभी तक के जो इनका फर्स्ट क्वार्टर में है, इन्होंने 60 करोड़ यहाँ पे टेवा के प्लांट से इनका रेवेन्यू आया है। अब जो इसका फ्यूचर गाइडेंस है, एंड अगर फुल ईयर की बात करें तो एक्सपेक्टेशन है कि 200 करोड़ तक का इनका फुल ईयर रेवेन्यू टेवा प्लांट से अकेला आ सकता है। सो कहने का मतलब यह है कि अभी अगर कंपनी 2200 करोड़ बना रही है, यानी कि आने वाले साल में पर ईयर 200 करोड़ ये बना सकती है, यानी कि 10% टॉप लाइन इंक्रीज आपकी अकेले टेवा के प्लांट से आएगी जो इन्होंने एक्विजिशन किया हुआ है। अब एक क्वेश्चन ऑर्बिमेट के अगेंस्ट भी आया था, जो कि ऑर्बिमेट ने इनका काफी स्ट्रॉन्ग स्टेक अभी लिया था। अभी इनके पास ऑलमोस्ट 11% के स्टेक्स हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन था कि व्हाट आर द बेनिफिट्स वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑर्बिमेट। ठीक है, सो यहाँ पे जो ऑर्बिमेड है, इनका कह सकते हैं जो कमेंट्री आई है वो इस तरह से आई है कि इनके बोथ इंटेंजिबल और टेंजिबल मोड में इनके वैल्यू ऐड हो रहे हैं, और खास करके दे आर हेल्पिंग देम टू एक्सप्लोर एंड लुक देयर मर्जर्स एंड एक्विजिशन टारगेट्स। सो फ्यूचर में अगर इनका कोई ऐसे कोई टारगेट होता है और कोई एक्विजिशन मर्जर करने का, वहां पे ये कंपनी इनको कुछ किसी तरह से हेल्प कर रही है। बट मेरे को उतना कॉन्फिडेंटली यहाँ पे नहीं लग रहा कहने के लिए। तो ये एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग कंपनी ही है, कभी ना कभी ये अपने शेयर्स को हो सकता है सेल आउट करें, तो वो चीज मेरे को काफी यहाँ पे कंसर्निंग लगती है। स्मॉल कैप है, रिस्क मेरे को वहां पे थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि अगर हम बात करें इनके मर्जर्स एंड एक्विजिशन की स्ट्रैटेजी की, तो अभी भी ये उसी माइंडसेट से आगे बढ़ रहे हैं। दे आर स्टिल थिंकिंग टू एक्वायर मोर एंड मोर कंपनीज। फिलहाल इनकी कमेंट है कि देयर इज नो एक्विजिशन इन यूरोप। हालांकि इन्होंने 2 ऐसी कंपनियों की ड्यू डिलीजेंस की थी, बट उनको कोई भी वर्कआउट नहीं हो पाई, कोई भी कंपनी कन्वर्ट नहीं हो पाई। एंड अभी ये अगेन एक और कंपनी का ड्यू डिलीजेंस और चेकिंग कर रहे हैं। हो सकता है किसी तरह का कन्वर्ट हो जाए कोई एक्विजिशन, एंड अगेन यहाँ से उनको किसी तरह का एडवांटेज मिले। लेकिन अभी भी हमको इनका माइंडसेट क्लियरली समझ में आ रहा है कि एक्विजिशन की तरफ काफी स्ट्रांगली इंक्लाइंड है। अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात कर लेते हैं इनके बैकवर्ड इंटीग्रेशन की। ठीक है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में इन्होंने बोला है कि हम सीडीएमओ में थोड़ा सा जाएंगे और वहां पे कुछ एपीआई मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो एक क्वेश्चन ये भी था कि क्या आप यहाँ पे कोई प्रोग्रेस करे हो, कुछ यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स बने हैं। हालांकि देखिए, मैंने क्या बताया कि टेवा का जो इन्होंने प्लांट एक्वायर किया है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहां पे हो सकता है ये आगे जाकर के कोई सीडीएमओ प्रोजेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स लें, बट अभी तक के इन्होंने कोई भी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे करना शुरू नहीं किया है। दे हैव साइंड 1 डीएमएफ। डीएमएफ का मतलब होता है ड्रग मास्टर फाइल। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको आपको एफडीए, यूएस एफडीए को सबमिट करना पड़ता है, जिसमें आप सारी एक्सप्लेनेशन देते हो कि आप क्या बना रहे हो, कैसे बनाओगे, कैसे पैक करोगे, और उसके बेसिस पे आपको फर्दर आगे जाकर के अप्रूवल मिलता है उस चीज को बनाने के लिए। सो अभी इनका अभी देखा जाए तो इन्होंने सिर्फ एक डीएमएफ बनाया है, एंड दे आर वर्किंग ऑन 1 मोर राइट नाउ। हो सकता है फ्यूचर में ये जब डीएमएफ कन्वर्ट होकर के एक अप्रूवल बनेंगे, तब एक वहां पे मैन्युफैक्चरिंग आना शुरू होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मार्जिन की बात कर लेते हैं ऑब्वियसली। तो मार्जिन यहाँ पे जो इनके कमेंट्स हैं वो है कि जो इनके ग्रॉस मार्जिन हैं, ठीक है, वो ऑल द जियोग्राफीज विल बी 50+। ठीक है, सो क्या एवरेज हमारा हम ये मान सकते हैं कि 50 to 55% इनके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है कि जब हम इनके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं आज भी जो 55% है, उसके बेसिस पे 20% के अराउंड इनका नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग, 21% के अराउंड इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। सो अगर ये इसी तरह से अपना परफॉर्मेंस रखेंगे, सो ये एक अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होगा। और यहाँ पे अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल रहेगा 50+ पे, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफी हद तक के स्टेबल रहेगा। तो ये काफी एक अच्छी कमेंट्री है। अब अगर हम इनके फ्यूचर के जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं उनकी बात करें, तो इनका जो एक स्ट्रैटेजिक टारगेट है वो ये है कि दे वांट टू जंप टू 3000+ करोड़ रेवेन्यू इन टॉप लाइन। ठीक है, ये दे वांट टू अचीव इन 2 years।
ये इनका टारगेट है, जो कि अब अगर हम बात करें तो अभी जो इनकी आपको रेवेन्यू दिख रही है वो 2000 करोड़ दिख रही है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं इनका जो टॉप लाइन है वो 3000 करोड़ हो जाएगा बाय द ईयर ऑफ FY26 रफली। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनका टॉप लाइन टारगेट बनता है। हम हमारे मेथड पे जाकर के वापस से एनालाइज करेंगे। मार्जिन हम समझ चुके हैं कि स्टेबल है, टॉप लाइन हम समझ चुके हैं कितना ग्रो करेगा, तो हम वहां पे ईपीएस की ग्रोथ निकालने की कोशिश करेंगे। और फर्दर उन्होंने ऐड किया है कि जो इनके 3000 करोड़ आएंगे वो स्पेशली इनके यूएस मार्केट से ज्यादा कंट्रीब्यूशन आने का ज्यादा चांस है, और जो यूके मार्केट है वो भी वैल्यू को वो भी यहाँ पे ऐड करेगा, लेकिन वो करीब करीब स्टेबल रहेगा। तो आप ये मान के चल सकते हो कि जो इसका गैप है 2000 करोड़ से 3000 करोड़ का, उसमें जो मेजर एडिशन है वो यूएस मार्केट से आने वाला है। ये इनके एक्सपेक्टेशंस है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो टेवा का एक्विजिशन हुआ है उसके बाद इनके पास 2 फैसिलिटीज हो गई हैं गोवा में, और ये जो 2 फैसिलिटीज अब डेवलप हुई हैं, अभी ये जो टेवा का जो इनका प्लांट है वहां पे आई थिंक ये अभी 30-40% इनका जो प्लांट का यूटिलाइजेशन है, जो कि मैंने कमेंट्री में देखा था, वो आगे जाकर के 60-65 तक के जाने का भी इनकी पॉसिबिलिटी है। और यही वजह है कि ये कहते हैं कि इसकी जो अब ये 2 प्लांट इनके पास आ गए हैं, इसकी वजह से दे आर कॉन्फिडेंट दैट दे विल बी एबल टू टच 3000+ करोड़ विद दिस न्यू 2 फैसिलिटीज। सो प्राइस एनालिसिस को करने से पहले जितना भी मुझे कॉन कॉल से पिक करना था वो पिक कर लिया मैंने। अब मैं लास्ट चीज यहाँ पे जो इनकी फ्यूचर गाइडेंस है वो पिक करते हैं। तो यहाँ पे जो ये फ्यूचर का आउटलुक है, वहां पे अगर हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्लाइड्स देखें तो यहाँ पे इनका कहना है कि जो इन्होंने लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अभी डेवलप कर रहे हैं इंडिया में, तो इसकी वजह से जो ये अभी तक के 8 बिलियन यहाँ पे यूनिट्स बनाते थे वो 16 बिलियन यूनिट्स यहाँ पे अब बनाएंगे। यानी कि जो इनकी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो डबल कर देंगे इंडिया में, और वर्ल्ड वाइड ये 26 बिलियन बनाते हैं पर एनम। सो आप देख सकते हो कि अब जो कि ये सस्ता और लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करेंगे तो इनके मार्जिन्स में काफी अच्छा यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। दूसरा इनका कहना है कि ये आगे जाकर के अपने SKUs को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, हेल्दी प्रोडक्ट पाइपलाइन में और अच्छे प्रोडक्ट्स को लाना चाहते हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो ये कर रहे हैं APIs में, ठीक है, वो इनके मार्जिन्स को एक्सपैंड करेंगे। अब जो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, ये जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, ये बेसिकली ये अपने खुद के प्रोडक्ट्स के लिए ये करना चाहते हैं, तो ये भी इनके मार्जिन्स में काफी अच्छा एक्सपेंशन प्रोवाइड करेगा। एंड अगर फ्यूचर की बात करें तो जैसा कि हमने ऑलरेडी बात करी कि ये 3000 करोड़ टॉप लाइन करना चाहते हैं इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, एंड आगे जा करके ये पूरा जो ग्रोथ है वो यूएस से आएगी, डबल होगा यूएस का रेवेन्यू। और जो इनके यूरोप में है ये और थोड़ा सा मर्जर्स एंड एक्विजिशन यहाँ करना चाहते हैं। ये इनके आगे की फ्यूचर गाइडलाइंस है। अब यहाँ से हम हमारे प्राइस टारगेट्स को सेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए हमने यहाँ पे रेवेन्यू फोरकास्ट समझ लिया है कि जो अभी इनका रेवेन्यू 2100 करोड़ है, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3000 करोड़ का बाय द ईयर FY26। एंड जो अभी इसका EPS चल रहा है 6.9, ये जो है ये ग्रो हो सकता है 8.8 तक के। ये एक्सपेक्टेशन है फॉर FY25, जो कि 25% है इन FY25। सो प्राइस को अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो देखिए जो अभी अगस्त चल रहा है 227 का इसका प्राइस है। करंट जो इसका PE है वो 31 है। करंट EPS जो है वो 7.3 है अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स को इंक्लूड कर लें तो अगर हम इसका फेयर वैल्यू निकालेंगे इंडस्ट्री PE के अगेंस्ट में, क्योंकि इंडस्ट्री का PE 30 के अराउंड है, तो इसका फेयर वैल्यू निकल के आता है 221। यानी कि जो अभी जो मार्क्सन फार्मा का जो करंट प्राइस है वो काफी हद तक के अपने फेयर वैल्यू पे खड़ा है। अब अगर हम इसका फ्यूचर एस्टिमेट करें तो जो EPS है वो FY25 में 8.8 तक जा सकता है, जैसा कि हमने अभी जस्ट देखा, जो कि 19% EPS ग्रोथ होगी। अब यहाँ पे अगर मार्केट इसको PE देता है 35 का, जो कि काफी अचीवेबल लगता है, तो जो शेयर का प्राइस है वो जाएगा 308 तक के। ठीक है, जो कि करंट प्राइस से 36% अपसाइड जा सकता है। और अगर हम 2 साल की बात करें, क्योंकि अभी हमारे पास गाइडेंस सिर्फ 2 साल का ही है, तो इसका जो EPS है वो ग्रो करेगा 10 तक जा सकता है। और उस समय अगर PE इसको 35 का मिलेगा तो जो शेयर का टारगेट आ सकता है वो आता है 373, यानी कि करंट प्राइस से 64% अपसाइड जाएगा। ये बहुत नॉर्मली और नेचुरली लगता है प्राइस मूवमेंट। ये एक स्मॉल कैप का शेयर है। ठीक है, यहाँ पे जो मूवमेंट्स होंगे वो काफी स्ट्रांग आएंगे। हो सकता है सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव आए जैसे जैसे रेवेन्यूज ज्यादा होंगे। अगर मार्केट इसको 50 का PE देना शुरू करेगा तो जो करंट प्राइस है वो आपका FY25 में ऑलमोस्ट 94% जा सकता है और FY26 में 130% जा सकता है। लेकिन ये काफी हद तक के सेंटीमेंट ड्रिवन होगा। सो टेक्निकल एनालिसिस भी हम करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं ये जरूर बोल दूं कि ये पूरा जो मैंने यहाँ पे आपको प्रेजेंट किया है ये आपके अवेयरनेस के लिए है, ताकि आप इसका पोटेंशियल समझ सको और इससे आप एजुकेट होकर के एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। ये किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इंडिविजुअली रिसर्च कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, उसके बाद ही अपना कॉल लीजिएगा। सो देखिए यहाँ पे जो ये प्राइस है ये जस्टिफाई इसलिए भी होता है क्योंकि जैसा कि हमने समझा जब टॉप लाइन 2000 से 3000 जाएगी, ठीक है, तो जो उसका EPS है, जो करंट EPS है वो 7 है, वो भी 50, यानी कि 2000 से 3000 जाएगी, यानी कि 50% जब टॉप लाइन ग्रो करेगी तो EPS भी ऑलमोस्ट 50% ग्रो कर सकता है। यानी कि 7 में आप 50% जोड़ दीजिए, वो हो जाएगा करीब करीब 10.5। और सेम हम यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसी रेट से अगर ग्रो करेगा तो EPS में आपको 10 की ग्रोथ मिलेगी। एंड फिर सेंटीमेंट पे डिपेंड करता है कि मार्केट उसको 35 का सेंटीमेंट देता है, 50 का देता है या 70 का भी दे सकता है, तो उसमें आपको ज्यादा बड़े प्राइस टारगेट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्मॉल कैप है, जो इसमें मूवमेंट भी है वो काफी शार्प आएगा। सो जब हम यहाँ पे टेक्निकल
टेक्निकल पैटर्न देखते हैं तो बस ये एक ऐसी चीज है जो मुझे थोड़ी सी कंसर्निंग लगती है, बिकॉज एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रिसेंटली आया हुआ है पिछले एक साल में, ठीक है। यहाँ पे वेरी क्लियरली एक कप एंड हैंडल का यहाँ पे पैटर्न ब्रेक हुआ है और ये पैटर्न ने अपना टारगेट ऑलमोस्ट अचीव कर भी लिया है। तो एक टेक्निकली यहाँ पे एक डाउनफॉल या कंसोलिडेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ से फर्दर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होने के लिए यहाँ पे सेंटीमेंट का होना जरूरी है, और सेंटीमेंट यहाँ से इसको 35 के पीई को एक्सपैंड करके 40-45 पे लेके जाएगा, तब जाकर के इसमें एक बड़ा अपसाइड देखने को मिलेगा। तो हमने प्राइस टारगेट जैसे ही समझ लिया है तो ज्यादा बड़ा प्राइस टारगेट यहाँ पे नहीं दिखता है फंडामेंटली और टेक्निकली भी, ठीक है। सो अब अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो पहले से तो आप एंजॉय कर सकते हो, बट अगर फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कितने स्मॉल कैप के शेयर्स हैं, किस तरह के सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन है आपका और किस तरह की इंटेंसिटी से आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। सो अब अगर मैं मार्क्स एंड फार्मा की समरी बोलूं तो देखिए एक अच्छा फार्मा कैप दिखता है, स्पेशली इनके जो प्रोडक्ट सेगमेंट है उसके नजरिए से, प्लस इनकी जो स्ट्रैटेजी है, बिजनेस स्ट्रैटेजी है, वो है एक्विजिशन करके जियोग्राफी में एक्सपैंड करने की और मैक्सिमम इंडिया में मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने की। तो फार्मा पर्सपेक्टिव से मेरे को कंपनी काफी कंफर्टेबल लगती है जिस तरह से इनकी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। बट दो चीजें जो मेरे को अभी कंसर्निंग लगती है वो एक तो जो टेक्निकल पैटर्न जो मैंने बात करी, और दूसरी यहाँ पे जो इनका जो FII है और भी मिड, ये इनका किस तरह से फ्यूचर में आउटलुक रहता है, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली 2023 में ही अपने स्टेक्स को बढ़ाए हैं। तो डेफिनेटली ये कब तक के इन्वेस्टेड रहेंगे ये हमें भी नहीं पता, ठीक है। हमें नजर रखनी होगी कि ये जो FIIs है पर्टिकुलरली ये किस तरह से अपने आप को यहाँ पे इवॉल्व करता है। सो ये मेरा मार्क्सन का ऑब्जर्वेशंस है। एक और फार्मा की शेयर मैंने एनालाइज किया था, वो मैंने यहाँ पे लिंक आपको लेफ्ट साइड दे दी है, नैटको फार्मा की। लेकिन अगर आप फार्मा सेक्टर को समझना चाहते हो तो आप फार्मा सेक्टर का वीडियो जरूर देख लीजिए, उसकी भी लिंक मैंने यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में दे दी है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।